हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन क्रैकशीट पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ यानी कि 7 मई की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें मिले हैं हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और क्योंकि ये आगे आने वाली सभी शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो जून में एग्जाम है उनके लिए भी, और जो आपकी अभी 3 दिनों में होने वाले हैं उनके लिए भी, 7, 8 और 9 मई के लिए। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन थे आपके। ए दुग्ध उत्पादन, बी ऑप्शन था मत्स्य उत्पादन, सी ऑप्शन था अनाज उत्पादन और डी ऑप्शन था तेल उत्पादन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मत्स्य उत्पादन से था, यानी मछली उत्पादन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन बढ़ाने से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। 4 ऑप्शन थे आपके। ए 5 सदस्य, बी ऑप्शन था 6 सदस्य, सी ऑप्शन था 7 सदस्य और डी ऑप्शन था 9 सदस्य, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 6 सदस्य यानी कि 6 मेंबर्स आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीएस में कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और रेपो रेट तय करना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूदा मौजूदा रिजो रेजोल्यूशन क्षमता कितनी है। 4 ऑप्शन थे आपके। ए 6 किलोमीटर, बी ऑप्शन था 12 किलोमीटर, सी ऑप्शन था 5 किलोमीटर और डी ऑप्शन था 10 किलोमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली इंडियन जिसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट संचालित करता है, वर्तमान में लगभग 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन तक सटीक पूर्वानुमान देने में सक्षम है। इसका मतलब है कि मौसम की जानकारी छोटे छोटे क्षेत्र 6 किलोमीटर ग्रिड के स्तर तक अधिक सटीकता से दी जा सकती है, जिससे बारिश, तूफान आदि का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सहकारी समिति भारत के संविधान की किस अनुसूची अनुसूची में आती है। 4 ऑप्शन थे आपके। ए राज्य सूची, बी ऑप्शन था संघ सूची, सी ऑप्शन था सम्मिलित सूची और डी ऑप्शन था विशेष सूची, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्टेट लिस्ट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सहकारी समितियां पारंपरिक रूप से राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट का विषय है, इसलिए इन पर कानूनी बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। हालांकि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद सरकारी सहकारी समितियों को लेकर कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन सामान्यतः विशेष यह विशेष राज्य सूची में ही आता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर खुलने में ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे। 4 ऑप्शन थे आपके। ए यूएस नहर, सुएज नहर, बी ऑप्शन था बकिंगम नहर, सी ऑप्शन था कॉलोनी नहर और डी ऑप्शन था पनामा नहर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुएज नहर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, जिससे ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि स्वेट कैनल के 1869 में खुलने से यूरोप और भारत के बीच समुद्री दूरी काफी कम हो गई, जिससे ब्रिटिशों को भारत और एशिया के साथ तेज और रास्ता व्यापार करने में बहुत लाभ हुआ। बाकी नहरों का ऐसा वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। 4 ऑप्शन थे आपके। ए 3 वर्ष, बी ऑप्शन था 4 वर्ष, सी ऑप्शन था 5 वर्ष और डी ऑप्शन था 6 वर्ष। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत में नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। यह प्रावधान 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत किया गया था। इसके अनुसार नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष में कराया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी
इस चैप्टर में पूछे गए थे और जो क्वेश्चन हमें मिले हैं हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे आगे आने वाले चैप्टरों के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। क्वेश्चन था आपके कि भारत में थारू जनजाति कहाँ रहती है? 4 ऑप्शंस थे। ए राजस्थान, बी ऑप्शन था तराई क्षेत्र, सी ऑप्शन था ओडिशा और डी ऑप्शन था गुजरात, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि थारू ट्राइब मुख्य रूप से भारत नेपाल सीमा में तराई क्षेत्र में रहती है। भारत में इनकी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ थारू जनजाति उत्तराखंड और बिहार के तराई क्षेत्रों में भी रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? 4 ऑप्शन थे आपके। ए मंजीरा, बी ऑप्शन था मृदंगम, सी ऑप्शन था जल तरंग और डी ऑप्शन था खरतल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृदंगम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि घन वाद कि वे वाद होते हैं जिसमें स्वयं वाद के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। मंजीरा जल तरंग और खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। मृदंगम एक अवनत वाद है जिसमें चमड़े की झिल्ली पर प्रहार करने से ध्वनि निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2011 से 2021 के बीच महिला श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? 4 ऑप्शन थे आपके। ए 15%, बी ऑप्शन था 25%, सी ऑप्शन था 35% और डी ऑप्शन था 45%, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 25%, यानी 25% इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 2011 से 2021 के दौरान भारत में महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 25% के आसपास रही। इसका अर्थ है कि काम करने की आयु की कुल महिलाओं में से लगभग एक चौथाई महिलाएं ही श्रम बाजार में सक्रिय थीं। भारत में महिला श्रम भागीदारी कई कारणों से कम रहती है, जैसे शिक्षा, सामाजिक मान्यताएं और रोजगार के अवसर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अम्मा शिमलीपाल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके कि झारखंड, बी ऑप्शन था ओडिशा, सी ऑप्शन था वेस्ट बंगाल और डी ऑप्शन था चंडीगढ़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अम्मा शिमलीपाल योजना को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। यह इस योजना का उद्देश्य शिमलीपाल नेशनल पार्क क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को सुधारना और वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत रोजगार, आजीविका और संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में किसके अधीन थे? 4 ऑप्शन थे आपके। ए मौर्य डायनेस्टी, बी ऑप्शन था गुप्ता एम्पायर, सी ऑप्शन था कुषाण एम्पायर और डी ऑप्शन था चोला डायनेस्टी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी गुप्त साम्राज्य इसका एकदम करेक्ट आंसर, नहीं गुप्ता एम्पायर इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में गुप्ता एम्पायर के अधीन थे। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मैत्रका डायनेस्टी का शासन मुख्यतः गुजरात के बल्लवी क्षेत्र में था। इस वंश के संस्थापक भारत का थे। प्रारंभ में मैत्रक शासक गुप्ता एम्पायर के अधीन सैन्य अधिकारी सेनापति थे। बाद में गुप्त साम्राज्य कमजोर होने पर उन्होंने स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जैन धर्म श्वेतांबर संप्रदाय में कितने आगम थे? 4 ऑप्शन थे आपके। ए 12 आगम, बी ऑप्शन था 14 आगम, सी ऑप्शन था 45 आगम और डी ऑप्शन था 24 आगम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी 45 आगम इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 45 आगम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जैन धर्म श्वेतांबर संप्रदाय में 45 आगम थे। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जैनिज्म के श्वेतांबर संप्रदाय में कुल 45 आगम माने जाते हैं। इन 45 आगमों में शामिल हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 स्वतंत्र ग्रंथ और इस प्रकार कुल मिलाकर 45 आगम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था कि 1918 में पहला ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? 4 ऑप्शन थे आपके। ए विश्वनाथ आनंद, बी ऑप्शन था प्रवीण राज, सी ऑप्शन था मिहिर सेन और डी ऑप्शन था सचिन रावत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ आनंद इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके बाद उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते और भारत में शतरंज को बहुत लोकप्रिय बनाया।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। चार ऑप्शन थे आपके। ए बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन था शिक्षा यानी कि एजुकेशन, सी ऑप्शन था सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ, और डी ऑप्शन था सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जो दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक व्यवस्था इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां कुछ विषय केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि विषय से विषय केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, ना कि दिल्ली विधानसभा के। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चार ऑप्शन थे आपके। ए 42वां संविधान संशोधन, सी बी ऑप्शन था 44वां संशोधन, सी ऑप्शन था 73वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन था 86वां संशोधन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 73वां संविधान संशोधन यानी कि 73 थर्ड अमेंडमेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था आपका। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस संशोधन के बाद गांव स्तर पर पंचायतों को अधिकार मिले, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ग्राम ब्लॉक जिला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फट चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। चार ऑप्शन थे आपके। ए राजस्थान, बी ऑप्शन था गुजरात, सी ऑप्शन था मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि फल पेंटिंग राजस्थान की एक पारंपरिक लोक चित्रकला है, जिसमें कपड़े पर लंबे स्क्रॉल पर धार्मिक कथाएं और लोक कथाएं चित्रित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के किस अधिनियम की निरस्त किया करता है। चार ऑप्शन थे आपके। ए मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, बी ऑप्शन था आपका कि वक्फ अधिनियम 1995, सी ऑप्शन था भारतीय धर्मार्थ संस्थान अधिनियम 1951, और डी ऑप्शन था हिंदू धर्मार्थ संसाधन 1952, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि वक्फ अधिनियम 1995 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करते हुए वक्फ एक संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार करना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसको कहा जाता है, यानी कि 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन थे आपके। बहादुर शाह जफर, बी ऑप्शन था रानी लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन था तात्या टोपे, और डी ऑप्शन था आपका मीर कासिम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर इसका एक करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक नेता यानी कि सिंबॉलिक लीडर माना जाता है। विद्रोहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया था और उनके नाम पर ही आंदोलन को एक केंद्रीय नेतृत्व मिला। अन्य नेता रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे प्रमुख क्रांतिकारी थे, लेकिन समग्र नेतृत्व प्रतीक का रूप में बहादुर शाह जफर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका कि प्रदर्शन ग्राइंडिंग इंडेक्स 2.0 यानी कि परफॉर्मेंस ग्राइंडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके चार ऑप्शन थे। ए शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी ऑप्शन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन था आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और डी ऑप्शन था आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस ग्रांडिंग इंडेक्स 2.0 भारत में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया जाता है। इसे भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करता है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा प्रणाली को विभिन्न मानकों पर ग्रेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन थे आपके। ए मैंग्रोव, बी ऑप्शन था पाइन के पेड़, सी ऑप्शन था नारियल के पेड़, और डी ऑप्शन आपका सेब के पेड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव आपका एकदम करेक्ट आंसर था। महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को मैंग्रोव कहा जाता है। अगला इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मैंग्रोव इकोसिस्टम समुद्र तटीय और ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष पौधे होते हैं। यह पौधे खारे पानी और दलदली मिट्टी में भी जीवित रह सकते हैं
और तटीय क्षेत्रों का कटाव से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रासायनिक अपक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन थे आपके, ए उत्प्रेरक, बी ऑप्शन निरोधक, सी ऑप्शन विलायक और डी ऑप्शन था आपका अभिकर्मी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी निरोधक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इनहिबिटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था आपका। इसी को आपने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर या रोकने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे निरोधक यानी इनहिबिटर कहते हैं। यह अपक्रिया की दर को धीमा कर देता है और उसे रोक देता है, जबकि उत्प्रेरक अपक्रिया की गति को बढ़ाता है, विलायक पदार्थों को घोलने का माध्यम होता है और अभिकर्मी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने हमें क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया और सटीक आंसर आपको बताए हैं। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।